हम लोग इस वीडियो सीरीज में भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली को 9 अध्यायों में बांट के समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला अध्याय है संवैधानिक ढांचा, और संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताए गए थे। उसमें सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा था। अगर भारतीय संविधान को एक पेड़ मान लीजिएगा तो उसका बीज जो है वो कब रोपा गया था, ये चीज़ हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बता दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के बारे में, और लास्टली जान लेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। लास्ट में रिकैप करवाया जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। अब जाइए वहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि टेस्ट नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लास में पढ़ते के दौरान समझ में नहीं आता है, वो सारा चीज़ आपको टेस्ट बनाते दौरान समझ में आएगा। तो टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में आपको तो क्वेश्चन ही ना सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक बार इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कोई पैनिक जो होता है ना एग्जाम हॉल में, वो पैनिक आपको नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो है जो भी कुछ पढ़ते हैं, तो आज के क्लास में या जो करंट क्लास है उसको शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो भी कुछ पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट में रिकैप करते हैं। ऑनलाइन में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस जो भी लेक्चर है उसको आराम से देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। तो अगर पूरा लेक्चर नहीं देखना है तो लेक्चर के लास्ट में जाइएगा, रिकैप जहां करवाए हैं उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस लेक्चर को समझ पाइएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से उठाएंगे, है ना। तो इसलिए आप जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी कुछ आपको बताया गया है उसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो ये लेक्चर जो है आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोगों का पहला टॉपिक है 1919 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया वो सारा चीज़ चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो बाद में देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं एकदम बहुत ही शॉर्ट में। यहाँ पे हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार करते करते वो राजनीति में इंटरफेयर करने लग गई, युद्ध में अपने आप को झोंक दिया, और इस तरह से बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद दीवानी अधिकार मिल जाता है, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। कंपनी के जितने अधिकारी थे वो रिश्वत लेने लग जाते हैं, उपहार लेने लग जाते हैं, निजी व्यापार करते हैं, और इस तरह से वो तो अमीर हो रहे थे लेकिन कंपनी को नुकसान हो रहा था, और इस तरह से कंपनी जो है लॉस में जाती है। और उसके बाद वो 10 लाख पाउंड किससे मांगती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि आपके अधिकारी तो अमीर हो रहे हैं, आप कैसे गरीब हो रहे हैं, या आपका जो कंपनी है वो कैसे नुकसान में जा रहा है। तब यहाँ पे कोई ना कोई खामी है, ऐसा वो क्या करते हैं, बताते हैं और बोलते हैं कि हम आपको 14 लाख पाउंड दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपके जो कंपनी है उसको हम रेगुलेट करेंगे, यानी इनडायरेक्टली हम आपके कंपनी को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे शुरुआत होता है रेगुलेटिंग एक्ट का, और इस तरह से कंपनी के अधिकारी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अधिनियम लाती है जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट में समय के साथ क्या किया गया, सुधार किया गया। सुधार करते करते यहाँ पे हम लोग 1909 तक में क्या सुधार किया वो सारा चीज़ देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 1909 के बाद 1919 में क्या सुधार किया गया है वो सारा चीज़ को। तो आप अगर 1919 का साल को ध्यान में रख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 1919 तक भारत में गांधी जी आ चुके थे, राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन शुरू हो चुके थे। होम रूल आंदोलन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, आगे 1930 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है भारतीय जनता अब जो है वो जागरूक हो चुके थे, और ये लोग जो है अपना अधिकार मांग रहे थे। अधिकार तो अगर स्वतंत्रता का बात करें, एक पूर्ण स्वतंत्रता का बात करें, तो वो तो 1929 में मांगा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन उससे पहले कम से कम ये लोग बोल रहे थे कि एक उत्तरदायी सरकार दे दो, कि रोज रोज जो है तुम लोग हम लोग के ऊपर शासन ना करो, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुने, वही लोग हम लोग के ऊपर शासन करें, जहां आवश्यकता होगा तुम लोग वहां पे हस्तक्षेप करना। कम से कम इस तरह का तो कोई व्यवस्था कर दो कि तुम लोग जो है डायरेक्ट हम लोग के ऊपर ना रूल करो, हम लोग के प्रतिनिधि हम चुन के भेजेंगे, वही हम लोगों के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे शासन करेगा। इस तरह का होम रूल आंदोलन भी देखने को मिला। होम रूल मतलब ये क्या हो गया कि घर का शासन होना चाहिए। तो ये लोग भी मांग रहे थे कि उत्तरदायी सरकार यहाँ पे हम लोगों
लोगों को दिया जाए। और उसके डिमांड, ये जो डिमांड था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, चलिए एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे अगर नाम देखिएगा तो इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पे आपको दो फोटो दिख रहा होगा, एक है मॉन्टेग्यू, एक है चेम्सफोर्ड। तो हम लोग पढ़े थे 1858 में एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसको भारत का राज सचिव के तौर पे जानते हैं। तो ये थे भारत के राज सचिव, जो कि बड़े पद के तौर पे हमने इसको जान सकते हैं, इसलिए इसका पहले नाम लेते हैं। और ये तो थे वायसराय। तो इस तरह से वायसराय जो है 1858 के बाद ही कहा गया। तो वायसराय थे, वायसराय इनकी तुलना में छोटे पद में थे, तो इसीलिए इनका नाम बाद में लेते हैं। हम एग्जाम्पल से भी समझाए थे, मोदी और अमित शाह का नाम लेना होगा तो मोदी शाह बोलते हैं, शाह अमित नहीं बोलते हैं। तो मोदी जी ऊपर है ना, ऊंचे पद में है, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। शाह जी उनसे नीचे पद में है, इसलिए उनका नाम जो है वो बाद में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे भारत के राज सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो भारत के वायसराय। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। अब यही लोग जो है जो भी प्रस्ताव देगा उन्हीं के अनुसार जो है यहाँ पे 1919 का अधिनियम लाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इनका सुधार कहा जाता है, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया जाता है। होता क्या है, 1917 में, नवंबर 1917 के आसपास यहाँ पे भारत के राज सचिव या अर्थात मॉन्टेग्यू आते हैं। और मॉन्टेग्यू जो है यहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, यानी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उसके बाद भूपेंद्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट, इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ के यहाँ का जो स्थिति है उसका जायजा लेते हैं। और उसके बाद एक प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया जाता है, और उसी प्रस्ताव को आधार बना के 1919 का अधिनियम को लाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सुधार है वो किसका है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। तो चलिए समझ में आ गया कि इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों रखा गया। अब जानते हैं ये लोग क्या क्या सुधार करता है। तभी आपको हम बताए थे कि ठीक है, अगर तुम लोग देश को स्वतंत्र नहीं कर रहा है तो कम से कम उत्तरदायी सरकार तो दे दो, ऐसा लोग कह रहे थे। तो ये डिमांड को ये लोग पूरा कर देते हैं और बोलते हैं 1917 में ही, 20 अगस्त 1917 को, कि आगे आने वाले समय में हम एक क्या बनाएंगे, उत्तरदायी सरकार। अब देखिए, उत्तरदायी शब्द को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उत्तरदायी मतलब क्या होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व किनका होगा, आप ही का। अगर सही कीजिएगा तो भी उसके लिए उत्तरदायित्व आप है, और गलत कीजिएगा तो भी उसके लिए उत्तरदायित्व कौन होगा, आप ही होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया गया, और नियंत्रण को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था ना, उसको थोड़ा सा कम किया गया। और इस तरह से यहाँ पे देखिएगा प्रांतीय विषय बनाया गया, और केंद्र का जो नियंत्रण है उसको क्या किया गया, कम किया गया। कि डे टू डे लाइफ में हर दिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम लोगों को कुछ काम दे रहे हैं, वहाँ पे अपने मर्जी से करो, सही करो गलत करो, तुम लोग अपना समझो, हम जो है डेली हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार 20 अगस्त 1917 को यहाँ पे उत्तरदायी सरकार की घोषणा करता है। और इस तरह से आपको याद रखना है कि उत्तरदायी सरकार की घोषणा सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1919 के अधिनियम के बाद ही किया गया, या 1919 के अधिनियम में किया गया। 1919 का अधिनियम जो है वो लागू 1921 से होता है। और इस तरह से यहाँ का सबसे मुख्य जो प्रावधान था वो क्या था, उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी सरकार मतलब क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दो सूची जारी किया गया, एक को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सूची और दूसरा को बोलते हैं प्रांतीय सूची। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसको सिंपल सा समझिए। आप जो है अपने फैमिली में छोटे सदस्य थे, मान के चलिए आप 5 क्लास में थे, 10 क्लास में थे, तो उस समय आपका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे, आपके माता पिता। अगर आप गलत काम भी कीजिएगा तो आपके माता पिता को दोष दिया जाएगा, आपको दोष नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप गलत काम करते हैं तो उसके लिए सज़ा भी आपको मिलेगा, और आप ही अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका जो है वो तारीफ होगा। ठीक है, घर वालों का भी तारीफ होगा, लेकिन सारा उत्तरदायित्व तो किसका हो जाएगा, आप। क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए खुद का उत्तरदायित्व लेना आप क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। और माता पिता का जो कंट्रोल है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे केंद्र का कंट्रोल प्रांत में क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और कुछ ऐसे विषय दे दिए गए जिसमें कहा गया कि आप लोग जो है इस विषय में खुद से कानून बना लीजिए, हम लोग जो है या केंद्र जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नियंत्रण नहीं करेगा। और इस तरह से केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया और बोला गया स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको क्या बना लीजिए, कानून बना लीजिए, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कानून बना लीजिए, शिक्षा से संबंधित कानून बना लीजिए, चिकित्सा प्रशासन, भूमि कर प्रशासन और जल संभारण, अकाल सहायता, शांति तथा व्यवस्था और कृषि, शांति व्यवस्था तथा कृषि। तो इन सब से संबंधित अगर कोई भी कानून प्रांत का सरकार बनाता है तो इसमें केंद्र का बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा, मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया, तुम लोग भैया अपना काम करो। जैसे अभी के संदर्भ में अगर समझे तो डेली प्रधानमंत्री हम लोगों के मुख्यमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं ना करते हैं, मुख्यमंत्री अपना काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री को
तभी हस्तक्षेप करना पड़ता है जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करेंगे, और अपने अधिकार क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होता है। तो एक तरह से इनको भी तो उत्तरदायित्व दिया गया है झारखंड सरकार का। तो झारखंड सरकार जो है ये कुछ भी काम कर रहा है तो भारत सरकार इसके ऊपर क्या करेगी, डे टू डे में नियंत्रण नहीं करेगी। जहाँ जरूरी होगा यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल किसी तरह का नहीं किया जाएगा, कंट्रोल को कम कर दिया जाएगा। अब इसी तरह से केंद्रीय सूची है, तो केंद्रीय सूची में कौन होगा, जो नेशनल लेवल का, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे उनको रखा जाएगा, या अगर मान के चलिए एक से ज़्यादा प्रांत का कोई मामला है तो उसको रख लिया जाएगा। जैसे कि अगर बिहार और झारखंड में विवाद आ गया है तो कौन इसको हस्तक्षेप मतलब सुधारेगा, ना तो बिहार सुधार सकता है, ना तो कौन सुधार सकता है, झारखंड। इसके ऊपर जो कौन है तो केंद्र है, केंद्र ही दोनों के मामला को क्या करेगा, सुलटाएगा। इसीलिए एक से अधिक प्रांतों के संबंध में अगर कोई मामला आ जाता है तो वो भी कहाँ पे चला जाता है, केंद्रीय सूची में चला जाता है। उससे संबंधित कोई कानून बनाना होगा तो कौन बनाएंगे, केंद्र। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रांतों को कुछ स्वायत्तता दिया गया और बोला गया कि हम जो है नियंत्रण जो है उसको कम कर रहे हैं, तुम लोग जो है इस टॉपिक पे या इस विषय पे कानून बना सकता है, यहाँ पे हम हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे। और कुछ जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे उसमें यही लोग कानून बना रहा था, यानी कि केंद्र सरकार के लोग कानून बना रहे थे। विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी और फौजदारी कानून तथा कार्यप्रणाली से संबंधित जो भी विषय थे, सब विषय पे कौन कानून बना रहा है, केंद्र। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक उत्तरदायी सरकार बनाया जा रहा था। उत्तरदायी सरकार कहने का मतलब क्या है, हम कुछ काम दे रहे हैं, इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, तुम। अगर सही तरीके से करेगा तो तारीफ तुमको मिलेगा, गलत तरीके से करेगा तो भी इसका भरपाई जो है किसको करना पड़ेगा, तुम ही करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे नियंत्रण को, कंट्रोल को कम किया गया। जैसे कि बच्चा बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उस पर कंट्रोल क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए कि अब ये लोग मान चुके थे कि प्रांत के लोग जो हैं वो अपने से कानून बना सकते हैं, और इसलिए बनाने के लिए उन लोगों को क्या किया गया, छूट दिया गया। शुरुआत में आप देखिए 1833 का आप याद रखिए, 1833 में क्या किया गया, मद्रास और बम्बई जो अंग्रेज के गवर्नर थे उनको भी विधान जो है या कानून बनाने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया था। और हम बोले थे 1861 के बाद धीरे धीरे क्या किया जाएगा, पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इस तरह से उसी प्रक्रिया में ये आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं विकेंद्रीकरण हम लोग करेंगे और प्रांतों को स्वायत्तता देंगे, है ना। उनको क्या करेंगे, हम नियंत्रण जो है उनके ऊपर कम रखेंगे, एक उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या परिवर्तन किया गया। केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया। अब ये तो था आपका कि प्रांतीय जो भी विषय थे उसको दे दिया गया और बोला गया कि आप उसमें कानून बना सकते हैं, उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन केंद्र में क्या परिवर्तन किया गया, तो केंद्र में यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया कि अब नॉन ऑफिशियल मेंबर का संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, और इतना बढ़ते गया कि अब इसको 2 सदन में क्या करना पड़ा, विभाजित करना पड़ा, जो कि अभी भी हमको देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। तो इसका जो नींव पड़ा, लोकसभा और राज्यसभा का नींव जो पड़ा वो कब पड़ा, 1919 में ही पड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे 1919 में हम देखते हैं कि एक राज्यसभा बनाया गया जिसको राज्य परिषद या अपर हाउस के रूप में हम जानते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जानते हैं, जिसमें प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं। अभी भी राज्यसभा में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्य का प्रतिनिधि। तो यहाँ पे बोलते हैं कुल 60 सदस्य थे, जिसमें 26 मनोनीत होते थे और 34 निर्वाचित। इनका कार्यकाल कितना साल था, 5 साल था। प्रति वर्ष आंशिक रूप से ये नवीकरण होता था, मतलब कुछ निकल जाते थे और कुछ नए सदस्य जो है वो यहाँ पे एंट्री लेते थे। उसी तरह से एक लोकसभा था जिसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे, लोअर हाउस के नाम से या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते थे। यहाँ पे 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित थे और 41 क्या थे, मनोनीत थे। तो इस तरह से अभी राज्यसभा और लोकसभा जो है 1919 में पहली बार बना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आप लोग में से कोई बताइए तो छोटी संसद का निर्माण कब किया गया था, या छोटी संसद जो है हम लोग बोलते हैं वो कब बोलते हैं, 1853 में जब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए वहाँ पे एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, तो उसको हम लोग छोटी संसद के तौर पे देखें। यही जो है इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे भारतीय लोगों को शामिल किया गया। समय के साथ इसका संख्या बढ़ाते गया और इस तरह से अब 1919 आने के बाद ये इतना बड़ा हो गया कि इसको 2 सदन में बांट दिया गया। एक को बोला गया लोकसभा और दूसरा को बोला गया राज्यसभा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया गया, क्योंकि हम लोग बोले थे ना उत्तरदायी सरकार, तो हम चुने हुए प्रतिनिधि को भेजेंगे, वही हमारे ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। तो इस ओर जो है ये आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ पे
मत का अधिकार नहीं मिलता है। मात्र कितने लोगों को मत का अधिकार, इतना बड़ा देश में मात्र 17,364 व्यक्तियों को ही मत का अधिकार मिलता है। लेकिन ठीक है, शुरुआत में ये लोग कम अधिकार दे रहे थे, धीरे धीरे इस अधिकार का दायरा जो है वो बढ़ाया गया और आगे आने वाले समय में देखेंगे 1935 में 10% जनसंख्या को मताधिकार मिलता है। देश आज़ाद हो जाता है तो सबको मताधिकार का अधिकार यहाँ पे मिलता है, मत देने का, वोट देने का अधिकार मिलता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक हो गया। तो आपको बताया गया था पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू किया गया था, 1861 में। वहाँ पे कहा गया था शुरुआत में केवल और केवल अंग्रेज होंगे, लेकिन 1909 आते आते हम लोग देखे हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में वहाँ पे क्या किया गया, जगह दिया गया। अब 1919 आते आते बोला गया कि अब 6 में से हम लोग 3 सदस्य को क्या कर सकते हैं, इंडियन को रख सकते हैं, लेकिन एक जो है यह मतलब सदस्य जो होगा कमांडर इन चीफ वो भारतीय नहीं हो सकता है। अब समझिए सेना का ही पद दे देगा तो ये लोग को तो भागा देगा ना, इसीलिए सेना का पद अपने पास रखा है, सुप्रीम सेना का पद, और बाकी जो भी 5 पद थे उनमें से कोई भी 3 पद जो है वो इंडियन रख सकते थे या इंडियन व्यक्ति उसमें जा सकते थे, ऐसा यहाँ पे प्रावधान किया गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ जो है आपको याद हो रहा होगा। हम आपको पिछले स्लाइड में ले जाते हैं, अभी करंट का जो स्लाइड है उससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 53 है ना। चलिए यहाँ पे आपको बताया गया था, उम्मीद करते हैं पीछे वाला जो चीज़ है वो आपको याद होगा। बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। 1861 का अधिनियम कहा गया, हाँ ये जो 1861 का अधिनियम था, 1861 में क्या था, राजस्व, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस, होम डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें कहा गया कि जो सैन्य वाला है, मिलिट्री वाला है, कमांडर इन चीफ है, उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे 5 बचा हुआ ना, उसमें से 3 जो है वो कोई भी इंडियन इसमें शामिल हो सकता है। इसी में हम बताए थे कि पहली बार इंडियन को शामिल कब किया गया था, इस जो एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है उसमें कब किया गया था, तो 1909 में। 1909 वाला भी आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं ताकि आपको वो चीज़ भी याद हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखवाए थे ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में क्या किया गया था, चुना गया था। इसीलिए बोला गया है ये फैक्चुअल चैप्टर है, पीछे जो भी कुछ आपको बताया गया है वो चीज़ आप अगर याद नहीं रखिएगा तो आगे जो है आपको समझ में नहीं आएगा। और हम फिर बोले हैं जब समझ में नहीं आता है तो सामने वाला को गाली देते हैं, है ना, और हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कि हम लोग का कोई काम तो है ही नहीं, जो काम करेगा वो सामने वाला ही करेगा। समझ में आया तो भी और नहीं समझ में आया तो भी। तो चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिसको दोष देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कम से कम अपना जो काम है वो आपको जरूर करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे 1919 में क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहले प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। केंद्र में हम देख लिए लोकसभा और राज्यसभा बना दिया गया। अब प्रांत में क्या किया गया, प्रांत में यहाँ पे जो विषय था या कानून बनाने का विषय जो इन लोगों को उत्तरदायी सरकार बनाया गया ना, उसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला कैटेगरी में रखा गया क्या, पहला कैटेगरी में बोला गया कि यहाँ पे गवर्नर का शासन होता था और गवर्नर के शासन में यहाँ पे क्या होता था कि कार्य जो है वो मंत्रियों यानी जो निर्वाचित थे, अभी बताया ना कि लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, बहुत कम लोगों को मत का अधिकार दिया गया, लेकिन दिया तो गया। तो जो निर्वाचित थे उसके सहायता से लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। कहने का मतलब है गवर्नर कानून बनाता था, किसके सहायता से, वैसे लोगों की सहायता से जो निर्वाचित थे, और जो निर्वाचित होते हैं वो जवाब देने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। मतलब हम आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजेंगे तो आप कुछ भी कीजिएगा तो हम सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब देना होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से पावर दिए गए, कौन कौन से विषय दिए गए, शिक्षा, चिकित्सा, मापतौल इत्यादि। मतलब इन टॉपिक से रिलेटेड जो कानून है वो बना सकते हैं गवर्नर, किसकी सहायता से, मंत्रियों जो कि निर्वाचित है उनके सहायता से। इसको हम लोग बोले हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आप फिर से हम आपको याद करवा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा। ये केंद्रीय विधान परिषद का बात था, यानी कि, और इससे पहले वाले स्लाइड में अगर आप देखिएगा तो पहले वाले स्लाइड में भी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या किया गया है, आपको 2 सूची में यहाँ पे बांटा गया है। एक को बोलते हैं केंद्रीय सूची, एक को बोलते हैं प्रांतीय सूची। अब प्रांतीय सूची में कहा गया कि हम जो है केंद्र का नियंत्रण को कम करेंगे, लेकिन प्रांतीय सूची को पुनः 2 कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक को हस्तांतरित और एक को आरक्षित। तो यहाँ पे पुनः 2 कैटेगरी में जब बांटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 तरह से कानून जो है वो बनता है। पहला कानून कैसे बनता है, तो पहला कानून बनता है कि गवर्नर जो है
निर्वाचित मंत्री के सहायता से बनाते हैं, इसको हम लोग हस्तांतरित विषय कहते हैं। और दूसरा रिजर्व जो है, जो गवर्नर बनाएंगे लेकिन ऐसे लोगों की सहायता से बनाएंगे जो कि मनोनीत है, निर्वाचित नहीं। और मनोनीत जो होता है वो किसी के प्रति या जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो जवाब देने के लिए, है ना, वो जरूरी नहीं समझता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे संबंधित आपको जवाब दें। तो इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक दिए गए या विषय दिए गए? भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन इत्यादि, ये सब सारा चीज, वित्त, ये सब सारा पावर जो है वो किस में रखा गया? ट्रांसफर में रखा गया, यानी आरक्षित में रखा गया। अब देखिए कितना ये लोग चालू था। चालू किस कैटेगरी में हम बोल रहे हैं कि जो पैसा से संबंधित काम था ना, अपने पास रख लिया और बोला कि हम कानून बनाएंगे ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो मनोनीत होगा, जो किसी को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब समझ लीजिए, पैसा से रिलेटेड ये लोग काम करेगा। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, सामने वाले को हम सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे ही नहीं, क्योंकि हम क्या है? मनोनीत है। यहाँ पे देखिए, पेंशन से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम मनोनीत हैं। अगर भूमि अकाल सहायता हम दे रहे हैं, अकाल आ गया है, पैसा अगर हम दे रहे हैं तो कितना कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, इससे संबंधित कोई भी अगर कानून बना रहे हैं तो इसका जवाब दे हम नहीं होंगे, हम किसी को भी जवाब नहीं देंगे। तो इस तरह को अपने के, इस तरह का जो विषय था वो अपने लिए ये लोग रिजर्व रख लेता है। मतलब रिजर्व कैटेगरी होता है ना, SC ST, ये इसमें कोई दूसरे नहीं जाते हैं, केवल SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के ही जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे गवर्नर जो है वो मनोनीत सदस्य के सहायता से ये सब विषय में क्या बना सकता था? कानून, और सामने वाला कोई भी सवाल नहीं कर सकता था। यहाँ पे ऐसा नहीं था। ट्रांसफर वाला में गवर्नर ही कानून बनाता था, किसके सहायता से? निर्वाचित लोगों की सहायता से। और जो भी निर्वाचित हैं वो तो उत्तरदायी हैं, उनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन लोगों को इस तरह के टॉपिक दिए गए थे विषय। आप शिक्षा से संबंधित काम बनाइए, विधि बनाइए, चिकित्सा से संबंधित विधि बनाइए, मापतौल से बनाइए, है ना, इस तरह के विषय दिए गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिससे इनकम हो रहा है वो चीज़ अपने पास रिजर्व रख लिया, और जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है शिक्षा, चिकित्सा, ये सब में, वहाँ पे दे दिया किसको? जो निर्वाचित मंत्री थे उनको। तो इस तरह से यहाँ पे भेदभाव किया गया आरक्षित और ट्रांसफर विषय को रख के। आपको पृथक निर्वाचन के बारे में बताया गया था। 1909 में एक पृथक निर्वाचन क्या किया गया था? लाया गया था। और इस तरह से हिंदू और मुसलमान को कहा गया था आप जो है अपना अपना प्रतिनिधित्व जो है वो अलग अलग चुने। इसी को आगे बढ़ाया गया और 1919 में हम देखते हैं सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि पृथक निर्वाचन को पुनः क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन करना था, और इस तरह से 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी क्या होता है? गठन होता है। तो हम लोग का जो UPSC का एग्जाम होता है ना, तो UPSC का काम क्या है? एक ऐसा कैंडिडेट चुनना जो कि योग्य है और अखिल भारतीय सेवा देने के लायक है। ग्रुप A का भी जॉब लेती है और अखिल भारतीय सेवा के लिए भी वो क्या करते हैं? चुनते हैं। तो इस तरह का एक संस्था बनाया गया 1926 में। तो हम लोग जानते हैं, या हम लोग को याद रखना, 1919 में ही प्रावधान था और उसी के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे क्या किया गया था? उत्तरदायी सरकार बनाने का घोषणा किया गया था। तो जब तक आपको पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक आप किस बात के उत्तरदायी? आपको माँ बाप बोल देगा जाओ अब तुम अपना कार्यभार संभालो, तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा कौड़ी होना चाहिए ना, कि अब हम जो भी कमा रहे हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे, ये चीज़ अब हम पर है ना, छोड़ दीजिए। हम अगर अच्छे से कमाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, अगर सही तरीके से कमाने नहीं सके तो पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे भी वही किया गया, बोला गया प्रांतों को कि भैया तुम लोग अपना बजट खुद बनाओ, क्योंकि हम तुमको उत्तरदायी सरकार बना रहे हैं, हम अपना कंट्रोल कम कर रहे हैं, अपना खर्चा उर्चा कैसे चलाना है खुद क्या कर लो, डिसाइड कर लो। और केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये मेन प्रावधान था 1919 का, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब आगे बोला गया एक वैधानिक आयोग का गठन करने का यहाँ पे प्रावधान था, जो कि 10 साल के बाद है ना गठन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। देखिए, कोई भी कानून लाया जा रहा है तो उसको समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है। क्या उसमें खामी है उसको दूर करना पड़ता है, कोई नया चीज़ अगर जोड़ना है तो वो जोड़ना है। तो इसके जांच के लिए एक कमीशन का क्या किया गया? गठन किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन 10 साल के लिए बोला गया, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे क्या किया गया? गठन किया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन इसमें एक जो कमी था, वो कमी क्या था कि सभी के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे और भारतीय लोग इसका खूब विरोध किए। साइमन कमीशन गो बैक का नारा जो है आप सुने भी होंगे, बहुत ही फेमस है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन बनता है 1927 में ही, जो कि अपना रिपोर्ट देते हैं 1930 में। रिपोर्ट में कहा गया आयोग ने द्वैत शासन प्रणाली को जारी रखने का बात कहा, राज्य में सरकारों का विस्तार करने का बात कहा, ब्रिटिश भारत के संघ की माफ कीजिएगा,
ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। मतलब यहाँ पे बोला गया कि ये सब सारा प्रावधान जो है आप क्या कीजिए, जारी रखिए। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया। मतलब ये जो रिपोर्ट देता है, इस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए कि ये रिपोर्ट सही है नहीं रही सही है, या इस रिपोर्ट का जो भी बात है उसको आगे 1935 के अधिनियम में हम लागू करें ना करें, इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में होता है। और ये गोलमेज सम्मेलन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास में, यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है हम लोग इसी में घुस जाएंगे और पता चलेगा पॉलिटी की जगह इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जितना काम हमको पढ़ रहा है पॉलिटी में उतना ही पढ़ेंगे, बाकी इतिहास में छोड़ देते हैं। गोलमेज सम्मेलन वगैरह इतिहास में हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे पढ़ के वही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। तो भारत सरकार, बस इतना जान लीजिए कि हाँ साइमन कमीशन आता है तो उसी के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। अब 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद यहाँ पे नया जो अधिनियम आता है, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का, एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये सबसे अंतिम अधिनियम था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या था। तो कहा जाता है ये जो था सबसे बड़ा कानून था या अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी, और इस तरह से यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत राज्यों का एक संघ है, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे राज्यों का एक समूह है जिसको हम लोग संघ यूनियन के तौर पे जानते हैं, तो उसी को बोला गया एक अखिल भारतीय संघ का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, ऐसा 1935 में कहा गया। और राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। मतलब ये जो राज्य और रियासत है उसको एक एक इकाई की तरह माना गया और बोला गया कि सब मिल के हम लोग एक यूनियन की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे 3 सूची बांटा गया, जैसे कि आपको केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची 1919 में देखने को मिला था। इसमें एडवांस में बोला गया कि संघीय सूची, मतलब इसमें एक एडवांस सूची जोड़ा गया, वो है समवर्ती सूची। तो संघीय सूची जो था उसमें 29 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, और समवर्ती सूची यानी कि दोनों में कानून बना सकता है, दोनों कोई कानून बना सकता है, उसमें कितने विषय थे, 36 विषय। कहने मतलब समवर्ती बोलता है ना, इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी या प्रांत भी यहाँ पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन दोनों में अगर विवाद होगा तो किसका कानून मान्य होगा, तो संघ का कानून यानी कि केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा, क्योंकि केंद्र जो है यूनियन में हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जानते भी हैं केंद्र को पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा 1935 का सबसे मुख्य प्रावधान था राज्य और देशी रियासतों को मिला के हम एक संघ बनाएंगे, और संघ अगर बनेगा तो सबको काम अलग अलग हमको देना पड़ेगा, नहीं तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो राज्यों के लिए क्या दिया गया, राज्य सूची, केंद्र सरकार के लिए बनाया गया संघीय सूची, और दोनों कोई जिस विषय पे कानून बना सकते हैं उसको बताया गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची में कहा गया कि अगर विवाद होगा तो विवाद में किसका कानून मान्य होगा, तो विवाद में जो मान्य होगा वो भारत सरकार का कानून मान्य होगा, यानी कि केंद्र सरकार का कानून जो है वो मान्य होगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ पे 1935 के अधिनियम में कहा गया, लेकिन ये शुरुआत नहीं हुआ। हालांकि ये प्रावधान के बारे में कहा गया, लागू नहीं हो गया। राज्यसभा के बारे में बताया गया, जैसे कि 1919 में बताया गया था ना, 1919 और 1919 में क्या किया गया था, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन बनाया गया था। तो अब यहाँ पे भी देखते हैं कि 1935 में भी राज्यसभा और लोकसभा क्या किया जाता है, जो बना हुआ था उसको कंटिन्यू किया जाता है, सदस्यों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है प्रावधान जो है वो कुल सदस्य जो है 260 देखने को मिलेगा, जिसमें 104 जो है वो मनोनीत थे और 156 जो है वो निर्वाचित थे। कार्यकाल कितना था, 5 साल, जिसमें से 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात क्या होते थे, चुने जाते थे। लोकसभा जिसको केंद्रीय विधान परिषद बोलते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कुल 375 सदस्य थे, 250 निर्वाचित और 125 जो है वो क्या होते थे, मनोनीत। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अचरज वाला बात जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या था, अचरज वाला बात क्या था। अभी हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा होता है वो उसका जो सदस्य होते हैं उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट आम जनता के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, राज्यसभा के सदस्य थे वो सीधे मतदाताओं द्वारा चुने जा रहे थे, और जो लोकसभा के सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जा रहे थे। अप्रत्यक्ष कैसे, तो बोला जाता है अंग्रेजी जो भी प्रांत थे, अंग्रेजी प्रांत, तो अंग्रेजी प्रांत के है ना जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा चुने जाने थे, और रियासतों के सदस्य जो है वो राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यानी कि यहाँ पे जो भी सदस्य जाएगा वो
प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य होंगे ना, वो चुन के भेजेंगे। जैसे अभी क्या होता है, राज्य का विधान मंडल जो होता है या विधानसभा जो होता है वो अपने बीच से एक सदस्य को चुनता है और उसके बाद उसको भेज देता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रांतीय विधान परिषदों से क्या किया जा रहा है, चुन के भेजा जा रहा है। और जो मनोनीत हो रहे हैं उसको कौन कर रहे हैं, देसी रियासत के राजा लोग चुन के मनोनीत करके क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे जानना था, जो कि आपको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी कि हस्तांतरित और रिजर्व, जो ट्रांसफर वाला बात था ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व वाला, वो चीज़ को खत्म कर दिया गया। अब धीरे धीरे अब स्वतंत्रता के नज़दीक आ चुके हैं ना, तो अब वही बात है कि अब क्यों किसी चीज़ को रिजर्व रखिएगा, सारा है ना कानून को बनाने दीजिए, है ना, और सबको उत्तरदायी जो है उसको रहने दीजिए, ताकि सब कोई को पता चले कि अगर वित्त से संबंधित कुछ कानून बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, उसमें अगर कोई सवाल पूछे तो उसके लिए जवाब तो देना होगा ना। रिजर्व वाला में क्या देखे थे, मनोनीत लोग बनाते थे और उत्तरदायी थे नहीं, जवाब दे नहीं सकते थे। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया और बोला गया कि अब है स्वायत्तता देते हैं और जो है प्रांतीय में द्वैत शासन को हटा देते हैं। प्रांतीय विधानमंडल जो है उसमें देखते हैं हम लोग कहीं कहीं द्वैत सदन बनाया जाता है, जिसमें 11 में से 6 राज्य विधान परिषद जो था उसमें द्वैत सदन देखने को मिलता है, अभी भी देखने को हम लोगों को मिलता है, जिसमें विधानसभा जो है वो निचला सदन होता था और विधान परिषद जो होता था वो क्या होता था, ऊपरी सदन होता था। अभी भी ये देखने को आपको मिलेगा। और बाकी राज्य जो 5 थे, उस समय ब्रिटिश प्रांत 11 थे, तो 5 जो प्रांत थे उसमें केवल और केवल एक सदन था। जैसे कि अगर बिहार में देखिएगा तो बिहार में आपको विधान सभा भी दिखेगा और विधान परिषद भी, लेकिन झारखंड में देखिएगा तो केवल विधान सभा देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि 6 में 2 सदन थे और 5 में एक सदन, ये व्यवस्था थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया और अब दलित जो है वो दलित को चुन रहे थे, महिला जो है महिला को चुन रही थी और मजदूर जो है वो मजदूर को क्या कर रहे थे, चुन रहे थे। तो इतना ज़्यादा है ना ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद काउंसिल जो है उसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ये लोगों का काम खत्म हो गया, बोला कि तुम लोग को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। 10% जनसंख्या को मताधिकार। अब देख लीजिए, मोटा मोटी 1700 लोगों को अधिकार दिया गया था मत का 1919 के अधिनियम में। हम बोले थे ना समय बीतते जाएगा मताधिकार जो है वो ज़्यादा लोगों को मिलता जाएगा। तो 1935 में 10% को मिला, 47 में पूरे लोगों या सभी लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ लोगों को मत का अधिकार मिल जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को होता है। प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना यहाँ पे होता है। जैसे जेपीएससी है ना, तो उस तरह से यहाँ पे एक कमीशन का गठन किया जाता है जो कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग के तौर पे जाना जाता है। और केंद्रीय लोक सेवा का गठन कब किया गया था, 1919 के अधिनियम के प्रावधान के तहत 1926 में किया गया था ना। चलिए, तो यहाँ पे 1937 में एक संघीय न्यायालय का भी क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाया गया था, राज्य और देसी रियासत को मिला के एक यूनियन बनाया गया था। तो यूनियन के लिए एक क्या बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अधिनियम जो है वो 1947 तक, यानी कि 14 अगस्त 1947 तक ये लागू रहता है। उसके बाद तो देश आज़ाद हो जाता है। तो आज़ाद होने के बाद यहाँ पे ये कानून लागू नहीं होगा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और बताया जाता है कि क्लेमेंट एटली जो है यहाँ पे घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा बोले थे। और इस तरह से एक विधेयक लाया जाता है जो कि 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। लेकिन क्या 4 जुलाई को रखा जाता है और 18 जुलाई को ही पास हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम देश को आज़ाद कर रहे हैं ऐसा करके ये क्या करते हैं, एक विधेयक जो है वो लाते हैं, वो जो है वो कानून बन जाता है सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर। और इस तरह से देश जो है वो आज़ाद हो जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन यहाँ पे आते हैं और माउंटबेटन जो है वो घोषणा करते हैं कि देश को हम आज़ाद कर रहे हैं और आज़ादी अब जो है वो 30 जून को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मिलेगा। मतलब ये 48 में हम आज़ाद करेंगे बोले थे, लेकिन अब यहाँ पे माउंटबेटन बोलते हैं कि 15 अगस्त 47 को ही हम क्या कर देंगे, देश को आज़ाद हम मान के चलेंगे। और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और इस तरह से भारत का विभाजन कर दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान को कहा जाता है कि या तो मतलब देसी रियासत जो थे उनको कहा जाता है या तो भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र रह जाओ। और इस तरह से कई देसी रियासत जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे, जिसको आगे चैप्टर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय थे, उनका पद को समाप्त कर दिया गया और माउंटबेटन जो थे उसको फिर से भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन ही थे। वायसराय पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे,
थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेते हैं? तो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन शपथ दिलाते हैं? तो ये माउंटबेटन ही शपथ यहाँ पे दिलाते हैं। और इस तरह से हम लोगों का देश जो है वो आज़ाद हो जाता है। और अब आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोगों का भारतीय संविधान जो है वो बनता है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताया गया उसको हम लोग चलिए क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं माइंड मैप के थ्रू। तो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 1919 के अधिनियम से ना, तो तो 1919 का अधिनियम जो है वो चलिए देख लेते हैं। तो बोलता है भारत सरकार मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है उसको बोलते हैं निर्माण किया गया केंद्रीय सूची का और प्रांतीय सूची का। केंद्रीय और प्रांतीय सूची का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा और केंद्र के नियंत्रण को कम किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। उसके बाद यहाँ पे डॉलर का या पौंड का यहाँ पे साइन दिया गया है, मतलब कुछ यहाँ पे पैसा कौड़ी का बात किया गया होगा। भारत के राज सचिव को जो वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था अब अंग्रेजी राजस्व से मिलेगा। ये चीज़ हम नहीं बताए थे, डिटेल अभी बता रहे थे उसमें ये चीज़ कुछ छूट जाता है ना, तो उसको जो है कहीं ना कहीं तो मेकअप हो जाएगा, क्वेश्चन बनाते समय मेकअप हो जाएगा, माइंड मैप से मेकअप हो जाएगा, क्लास नोट से। इसलिए कहा जाता है सब चीज़ को आप करते रहिए, कुछ ना कुछ जो है अगर छूट रहा है तो वो चीज़ वहाँ से मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत के राज सचिव को जो वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था अब अंग्रेजी राजस्व से मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है 1919 के अधिनियम के बाद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीय थे, जैसे कि विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग। अपवाद में कमांडर इन चीफ था, यानी कि इस पद में भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था। केंद्रीय विधानमंडल को 2 भाग बनाया गया, एक को राज्यसभा एक को लोकसभा। और राज्यसभा के परिषद में 26 मनोनीत 34 निर्वाचित, कुल सदस्य 60 थे। लोकसभा में केंद्रीय विधानसभा में 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत और 145 यहाँ पे टोटल सदस्य थे। मताधिकार दिया गया 10,000 जिसके पास होगा उनको, न्यूनतम 750 भूमि कर होना चाहिए भुगतान करने वाले, और इस तरह से केवल 17,364 व्यक्तियों को ही मताधिकार का क्या मिला था, अधिकार मिला था। उसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से काम लेता था। हस्तांतरित विषय है ना, और आरक्षित विषय। तो यहाँ पे हस्तांतरित में कौन कौन था, शिक्षा, चिकित्सा, मापतौल इत्यादि विषय। गवर्नर जो है वो मनोनीत सदस्य की सहायता से शासन करता था, जैसे वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन इत्यादि। ये सब आरक्षित था और इसमें जवाबदेह ये नहीं होते थे, और इसमें क्या होते थे, जवाबदेह होते थे। तो इस चीज़ को 1935 में हटा भी दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसमें 7 अंग्रेज थे और 7 का 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। रिपोर्ट दिया गया 27 मई 1930 को। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे होता है, वो भी आपको क्या किया गया, बताया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो 1947 वाला था वो वाला, ये क्या हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है 1947 फिर आगे दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें धाराएं 321 और अनुसूचियाँ कितना है, 10 है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया और 3 सूची का निर्माण, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। प्रांतीय विधानमंडल में कुछ द्विसदनीय थे, कुछ एक सदनीय। द्विसदनीय में विधान परिषद, विधानसभा था, और इस तरह से एक सदनीय जो थे उसमें विधानसभा की संख्या कितनी थी, 5 थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार दलित, महिलाओं और मजदूर के लिए किया गया, और इसलिए है ना हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का यहाँ पे विस्तार दिया गया। अन्य प्रावधान में भारतीय परिषद 10% जनसंख्या को मताधिकार, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, और इस तरह से 14 अगस्त 1947 तक ये लागू रहा। ब्रिटिश पीएम जो है क्लेमेंट एटली जो है वो घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्रतिक्रिया आता है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया, भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, स्वतंत्र रह जाए। ब्रिटिश संसद में इसके अनुसार कानून बना। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया। विधेयक 18 जुलाई तक वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन पीएम नेहरू को शपथ दिलाए और 46 में संविधान सभा के भारतीय डोमिनियन की सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। कहने का मतलब है भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 से ही क्या हो गया था, शुरुआत हो चुका था, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए रिकैप करने के बाद एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का
शुभारंभ किया। तो यहाँ पे आपका प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कब किया गया, आपको बार बार रिपीट किया गया था 1919 के समय। तो 1919 में प्रांतीय स्वतंत्रता का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो है ना 1858 से लेकर 1947 तक ताज का शासन था वो समाप्त हो गया और हम लोग जो है अब क्या हो गए, आज़ाद हो गए। तो आज़ाद भारत में अब हम लोगों का क्या बनेगा, भारतीय संविधान बनेगा। भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया तो 1946 में ही शुरू हो गया था, लेकिन जो है हम लोगों का संविधान बनेगा 1950 में। तो कैसे कैसे बना, कौन कौन सदस्य उसमें शामिल थे, एक एक करके हम वहाँ पे बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए सारा चीज़ जो है वो अभी शुरुआती है, शुरुआती समय है, तो थोड़ा सा हम भी समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को स्पीड बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है हम प्रयास करेंगे कि अपने आप को और सुधारें और आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करें। वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं थोड़ा बहुत हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माइंड मैप से आपको समझाया जाए, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाए, पावर पॉइंट के माध्यम से। लेकिन होता है ना 100% आदमी तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ रहती हैं और वो कमी को लगातार अपने आप में वो सुधार करते रहता है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं या हम खुद में प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे में कमियां होगा उसको धीरे धीरे हम लोग सुधार करेंगे और आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे इसको कैसे, इस पूरे चैप्टर को किस तरह से रिवाइज करना है। आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा पार्लियामेंट हाउस के बारे में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसके रूप में, जिसके बारे में बताया गया। जो एडविन लुटियन है वो इसको क्या किए थे, डिज़ाइन किए थे। 1921 और 1927 के बीच इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो भारतीय संसद, नया संसद यहाँ पे बना है ना, तो इसीलिए इसको जाना थोड़ा सा जरूरी हो गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत ये जो नया संसद है हम लोगों का बना है। तो यहाँ पे जो है नोट्स जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मुगल गार्डन को भी हम लोग अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं। ये सारा चीज़ नोट्स में, इसको आप जाके देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे बताया गया है, एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और तो वैसा कोई चीज़ है नहीं। हाँ, एक चीज़ छूट रहा था, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन थे, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये नोट्स में है, हम यहाँ पे बताना आपको भूल गए थे। और तो वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं जो कि हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट्स पढ़िएगा तो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और नहीं तो फिर है ना दिक्कत होगा। केवल आप लोग दोस्त देते रहिएगा है ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं पे बेहतर क्लास मिल रहा है तो आप बिल्कुल वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हर कोई का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है। हम जो है प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने का, आपको जो है अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का। समय के साथ हम में और इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। बहुत जो आज से है ना मतलब साल भर पहले अगर हम के चीज़ों को बता रहे थे तो वहाँ पे बताने का जो तरीका था वो अलग था। आज साल के बाद बता रहे हैं, 1 साल के बाद, तो वहाँ पे तरीका बदल रहा है। 1 साल बाद और बताएंगे तो वहाँ पे और भी तरीका बदलेगा। और एक्चुअली होता क्या है ना कि ऑफलाइन क्लास में ये जो रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाता है उसमें कोई नहीं होता है, एकदम भूत के जैसा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उस तरह से पढ़ाने का जो आदत है वो हम लोगों को नहीं है। ऑफलाइन क्लास ले लेके वहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं, वहाँ पर सवाल करते हैं, इंटरेक्ट होते रहता है और क्लास जो है बहुत ही अच्छे मूड में वो 1 घंटा बीत जाता है। लेकिन ये 1 घंटा का क्लास जो रिकॉर्डेड होता है ना, वो लगता है पता नहीं हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हमको तो समझ में आ रहा है, सामने वाला को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो है ये मान के ही चल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में आपका कमेंट आता है, डाउट सेक्शन में कुछ आप पूछते हैं या टेलीग्राम में पूछते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं है। तो उस तरह आप भी पूछ सकते हैं। हम जहाँ तक हो सकता है उसका जवाब जो है वो देने का प्रयास करेंगे और आपका डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसको रिकैप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को जरूर बना लेना है। क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो हम फिर से बोल रहे हैं आपको है ना, यहाँ पे जो लेक्चर में पढ़े उसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेक्चर बनाइएगा, टेस्ट बनाइएगा, लेक्चर का फ़ायदा आपको क्या होगा, मिलेगा, है ना। ये जो आपको बताया थे 17,334 व्यक्ति 1919 में मत का अधिकार मिला था। कहा जा रहा था कि उस समय जो है 24 करोड़ की जनसंख्या थी। 24 करोड़ में 17,334 व्यक्तियों को मत का अधिकार मिला था। किताब वगैरह में ये सब देता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, इसीलिए हम ये सब जो है वो इंक्लूड नहीं किए हैं और आपको बताया नहीं है। लेकिन ये सब भी दिमाग में थोड़ा बहुत आपको रखना चाहिए।
और तो लगभग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारा चीज़ हम आपको बता ही दिए हैं। आप क्वेश्चन बनाइए, अगर कुछ छूट गया होगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वैसा कुछ और है नहीं जो कि बताने लायक है, तो वीडियो को आप लंबा नहीं खींचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो भी नया टॉपिक होगा उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी।